अहमद पटेल। सभापति महोदय, ये फैक्ट्री बिल 2016 जो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया उस पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये कहा गया है Sir, bring the house in order. Bring the house in order. Sir, bring the house in order. उपसभापति महोदय, Don't stand on the passage and talk. Honorable Member Namandeep Krishnan. Namandeep Krishnan. Yeah, please. उपसभापति महोदय, फैक्ट्रीज बिल 2016 जो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है उसमें मैं अपने विचार रखने के लिए सदन के सामने खड़ा हुआ हूँ। खास तौर पे ये जो विधेयक लाया गया है, बिल लाया गया है, उसमें ये बात कही गई है कि जो ओवर टाइम है जो हमारे श्रमिकों के लिए, उससे बढ़ाकर 125 घंटे किए जाएंगे। मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि न तो श्रमिकों के हित में है न तो ये जनहित में है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि एक तरफ तो आर्गुमेंट ये दी जा रही है कि ओवर टाइम बढ़ाया जाएगा तो उससे प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और रोजगारी भी बढ़ेगी। मैं समझता हूं इससे कोई एम्प्लॉयमेंट बनने वाला नहीं है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बिल है न तो श्रमिकों के हित में है न तो जनहित में है। ये अगर किसी के हित में है तो सिर्फ उद्योगपतियों के हित में है या पूंजीपतियों के हित में है या उनके मित्रों के हित में है। क्योंकि जो समय बढ़ाने की जो बात की जा रही है, मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि ओवर टाइम बढ़ाने से मैं समझता हूँ कि श्रमिकों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, उत्पीड़न बढ़ेगा, क्योंकि वही जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए वो तो मिलेगा नहीं ओवर टाइम में, और उससे रोजगारी भी कम होगी। अगर आप सही माने में रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से उससे सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आंकड़ों की तरफ देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो इन्वेस्टमेंट रेट जो है, जो यूपीए की सरकार थी उस दौरान जो 35% था, उसमें ये 3 साल में देयर इज हार्डली एनी इंक्रीज और देयर इज नो इंक्रीज एट ऑल। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, और अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो लोगों को रोजगारी कैसे मिलेगी। और खास तौर पे जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, वो घट रहा है, और प्राइवेट सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर का 48% अंडर द 12th फाइनेंस कमीशन, उस पर तो कोई कंट्रीब्यूशन हो नहीं रहा है जो तय किया गया था। तो न तो आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, न तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, न तो आप ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा। और अगर आप देखेंगे कि आज एम्प्लॉयमेंट की हालत क्या है, बेरोजगारी का जो दर था, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट था 3.8% था, वो आज बढ़कर 5% हो गया है। आपने वादा किया था 2 करोड़ रोजगारी का एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में, और लेबर ब्यूरो रिपोर्ट जो है उनके जो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 2015 और 2016 में सिर्फ 1,03,000 लोगों को रोजगारी दी गई है, जबकि 1 करोड़ लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं और एंटाइटल है, और 1 करोड़ रोजगार वो चाहते हैं कि 1 करोड़ रोजगार लोगों को, हमारे युवाओं को मिले। और यूएन ब्यूरो रिपोर्ट भी अगर आप देखेंगे कि अगर ये 2016 और 2017 में करीबन 1 करोड़ 7 लाख जो पिछले साल था, लेकिन इस साल 1 करोड़ 8 लाख रोजगार आपको उपलब्ध कराने होंगे। तो एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, और आप ओवर टाइम बढ़ाए जाते हैं। आप आर्गुमेंट कर सकते हैं कि जो वर्ल्ड लेबर ब्यूरो है उन्होंने 145 घंटे की बात की है, लेकिन ये हमारा जो देश है, हमारा जो आज जो जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है,
प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, मैं समझता हूं कि ये जो हमें लागू नहीं होना चाहिए, जो आप आर्गुमेंट अगर दे पाएंगे तो मेरा आपसे खास तौर पे जो आपकी सरकार जिस तरह से ढोल पीट रही है कि इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ तो बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ आप ओवर टाइम जो को है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं उसको देखते हुए ये जो बिल है उसका महत्व जो है इम्पोर्टेंस बहुत ही बढ़ जाता है। तो जो मकसद के साथ, जो उद्देश्य के साथ आप ये जो बिल लाए हैं, मैं समझता हूं आपका ये मकसद उससे पूरा होने वाला नहीं है। ये सरकार नए रोजगार जो है उसको पैदा करने में तो विफल रही है और दूसरी तरफ श्रमिकों को दंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर स्वास्थ्य की हमारी सुविधाएं अगर उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए हम मरीजों को दंडित नहीं करते, या अगर हमारे पास शिक्षा के साधन या फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स को दंडित नहीं करना चाहिए। यहाँ तो जो हमारे श्रमिक हैं उनको हम दंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो ओवर टाइम वो करेंगे उससे मेरे ख्याल से उनका टेंशन बढ़ेगा, परिवार का टेंशन बढ़ेगा, उसको इतनी रोजगार तो मिलने वाली नहीं है और इससे बेरोजगारी कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बिल आप लेके आए हैं ओवर टाइम खास तौर पे उसके बारे में, वो मैं समझता हूं कि श्रमिकों के हित में नहीं है और जनहित में भी नहीं है। आप ओवर टाइम बढ़ाने से श्रमिकों का कोई कल्याण और या तो कोई उनका भला होने वाला नहीं है, जैसे मैंने कहा एक्सप्लॉयटेशन होने वाला है। और ये रोजगारी उपलब्ध कराने के लिए जो विकल्प आप ये सोच रहे हैं ये विकल्प भी नहीं है, ये ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। हम कहीं पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनको आप फैसिलिटीज दीजिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, कुछ ऐसी सुविधाएं दीजिए ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके और लोगों को रोजगारी मिले। तो मैं खास तौर पर ये कहूँगा कि एक कठोर कानून है और जिसके जरिए आप श्रमिकों का जो अधिकार जो है छीनने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपको ये अधिकार नहीं छीनना चाहिए और जो भी हमारे श्रमिक हैं उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनको और फ़ायदा हो और ख़ास तौर पे जो एम्प्लॉयमेंट है, जो रोजगारी है, आप बढ़ा सकें। वादे तो बहुत करते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा 2 करोड़, लेकिन जब 1 लाख रोजगारी भी, एम्प्लॉयमेंट भी पर्याप्त दे नहीं पाए तो किस तरह से जो आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी है, उसको आप कैसे घटाएंगे। आप बात कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बहाने आप जो श्रमिकों को निकालने की जो प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं उस पर भी मुझे ऑब्जेक्शन है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से लेबर लॉज जो है, हमारे जो श्रमिकों के लिए कानून है, उसको जिस तरह से डाइल्यूट किए जा रहे हैं, आपने देखा होगा कि कानून में यह प्रावधान किया गया कि 300 से कम अगर श्रमिकों वाली जो कंपनियां हैं उसके लिए सरकार को सूचित करने की जरूरत नहीं है। ये तो एक तरीके से श्रमिकों को अन्याय हुआ। और उसके आगे भी मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे संदेह है कि कहीं ऐसा भी कानून लाया जा रहा है कि सिर्फ जहां पे 40 श्रमिक काम करते हैं उसको भी जरूरत नहीं है परमिशन लेने की। तो अब हम करने क्या जा रहे हैं? हम श्रमिकों के हितों की रक्षा करने जा रहे हैं या श्रमिकों के जो हित है उनके साथ हम खिलवाड़ करने जा रहे हैं? तो ये जो है, आप जो भी ये बिल लाए हैं या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में या ये जो अमेंडमेंट लाए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिए आपने जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग श्रमिकों के संगठन हैं, उसको कभी कंसल्ट करने की कोशिश की है? उनके साथ आपने मशवरा किया है? अगर मशवरा किया है तो कब किया? कितने संगठनों के साथ मशवरा किया? तो ये भी मेरे ख्याल से आपको अगर उत्तर देंगे तो हम आपके आभारी रहेंगे। मॉडल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट बिल जो आप सर्कुलेट आपने जो किया है, जिससे मैं समझता हूं कि मिनिमम वेज, ईएसआई, पीएफ और सेवा की जो शर्तों को स्पष्ट नहीं किया गया, उसको क्लियर नहीं किया गया, तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दें, उसके बारे में स्पष्टीकरण करें, तो मैं समझता हूँ कि सदन को भी इससे लाभ होगा। इससे गंभीर जो बिना है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि एनडीए सरकार ने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड में जो संशोधन किया है, जिससे श्रमिकों की बचत को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
लेकिन आपके इस कदम से श्रमिकों की जीवन भर की जो कमाई है वो दांव पे लगा दी है। उससे कितना फायदा होगा, कितना नुकसान हुआ, उसके बारे में भी आपको सदन को बताना होगा। आपने यह भी कोशिश की है कि ईपीएफ से निकाली गई रकम राशि पे टैक्स लगाया जाए, लेकिन आपकी यह कोशिश ऑपोजिशन के दबाव की वजह से आपकी ये कोशिश विफल रही, या तो आप उसमें विफल रह गए। तो ये श्रमिकों के खिलाफ आप क्यों कार्रवाई करें, ऐसे कानून क्यों ला रहे हैं? आप जो स्टेट जो सरकार है, हमारे राज्य की जो सरकार है, उसको हम लोग क्यों ऐसे जो कानून है जिससे श्रमिकों को नुकसान हो रहा है वो रोकने के लिए हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सिर्फ हम पूंजीपतियों के बारे में सोच रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में सोचे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आखिर तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन साथ साथ जो श्रमिक है, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ जिसे ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा हूँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो क्या क्या हो रहा है उसका तो मैं समझता हूँ कल्पना करनी भी मुश्किल है। और ये जो आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक संघीय ढांचा, आप लोग फेडरल स्ट्रक्चर की तो बात करते हैं, लेकिन जो हमारा संघीय ढांचा है उस पर भी एक हमला है, क्योंकि श्रम कानूनों को लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो तो राज्यों की है, और अल्टीमेटली जो भी राज्य है उनके सामने अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग चुनौतियां हैं, और उसीलिए संविधान राज्यों के ये जो अधिकार दिया है उस विषय में जरूर कानून और नियम बना सके। अगर स्टेट को हम ये अधिकार ले लेंगे कि जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, अगर वो यहीं पे बनाए जाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा संघीय ढांचा है, उस पर भी एक हमला है। श्रमिक जो है हमारा, वो कोई मशीन तो नहीं है कि उनसे जितने भी घंटे चाहे आप काम करवा लें, 50 से 75, 75 से 100 और 100 से 125, कि जिससे प्रोडक्शन बढ़ जाए, कम से कम उसका भी ख्याल रखना होगा, उनके परिवार का भी ख्याल रखना होगा। और जब ओवर टाइम करता है तो वही जो मुआवजा है, वो जो राशि उनको मिलनी चाहिए वो तो मिल नहीं रही है, उससे जो भी है ओवर टाइम में कम मिलती है। तो उन पे ये जुल्म हम क्यों कर रहे हैं? जो भी है ओवर टाइम करना चाहें करें, लेकिन उसके लिए कोई हमें कंपलसरी कोई कानून या मैंडेटरी बनानी चाहिए कि हाँ इतने घंटे तक काम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। उनके जो जब काम करते हैं तो कम से कम कुछ घंटे का तो उनको आराम मिलना चाहिए, कुछ घंटे का तो विराम मिलना चाहिए। अगर वो 100-125 घंटे ही काम करने लगेगा तो एज इफ एक मशीन की तरह उनसे हम काम ले रहे हैं। तो ये चीज़ भी मेरे ख्याल से जो सरकार है उनको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर अधिक उत्पादन कोई चाहता है तो उनको कर्मचारी जो कहे बढ़ाना चाहिए। वो अपने एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं बढ़ाते? अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और सरकार भी चाहती है कि प्रोडक्शन बढ़े, तो उनसे ही ओवर टाइम देकर हम क्यों काम लेना चाहते हैं? आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए, श्रमिकों की संख्या बढ़ाइए, उससे ऑटोमेटिकली रोजगारी लोगों को मिलेगी। लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ कि ये अमेंडमेंट से आप जो श्रमिकों का हित है उसकी ओर ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप जो पूंजीपति, उद्योगपति, कारखाने वाले हैं उनका आप ध्यान रख रहे हैं। मौजूदा कर्मचारियों का सोशल जो एक्सप्लॉयटेशन है वो मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। ये जो आप जो बिल रहे हैं इससे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, उसका उत्पीड़न बढ़ेगा, उसका शोषण बढ़ेगा। तो उसी लिए ये जो आप अमेंडमेंट जो लेके आए हैं उसके बारे में आपको फिर से सोचना चाहिए। और अल्टीमेटली इनके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, लॉन्ग टर्म में इससे क्या नुकसान होगा? श्रमिक जो है आमतौर पे जो गरीब इंसान होता है, इस बिल पारित होने से उनका टेंशन बढ़ेगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, उसका उत्पीड़न बढ़ेगा। उनके पास न तो पैसा है, न तो लीगल सर्विसेज है, न कोई मदद भी नहीं कर रहा है। अगर रिकॉग्नाइज यूनियन ही आप ख़त्म कर देंगे तो उनके लिए कौन लड़ेगा इस श्रमिकों के लिए? और अगर लीगल अगर उनके पास मदद ही नहीं है, उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन मदद करने वाला ही नहीं है, तो ये जो उनके सामने जो चुनौती है, जो तकलीफ है, जो मुश्किलात है, उसका वो कैसे सामना कर पाएगा? और इसीलिए पिछले 60 साल में कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा कानून के जरिए जो श्रमिक है उनकी सुरक्षा करने का प्रयास किया है, या तो उनको सुरक्षा प्रदान की है। चाहे उससे कुछ उद्योगपति भी हमारे नाराज हुए, लेकिन यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस ने उसकी चिंता नहीं की, क्योंकि हमेशा न्याय दिलाने की कोशिश की है। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, तो उनका कोट करना चाहूँगा उनको, कि छोटे और सीमांत मजदूर श्रमिक हमारी औद्योगिक व्यवस्था की रीढ़ है। बहुत बार ऐसा व्यापार होगा जिसमें व्यापारी श्रमिकों को उनके अधिकारों से वंचित करके मुनाफा कमाना चाहेंगे। इसलिए एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर
हमें उस बरगद पेड़ की तरह बनना चाहिए जो श्रमिकों की सुरक्षा की गारंटी दे और उनके अधिकारों को कायम रख सके। तो हम बरगद का पेड़ तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन जो बरगद का पेड़ है जो बना हुआ है सालों से, उसे हम उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे श्रमिक जो है उनकी चिंता करने की बहुत ही जरूरत। श्रमिक के बिना न तो प्रोडक्शन बढ़ेगा न तो ग्रोथ बढ़ेगा, आंकड़े हम चाहे कितने भी देते रहें। और उसी लिए ख़ास तौर पे मेरे कुछ सुझाव है और सुझाव मैं सदन के सामने आपके सामने उपसभापति महोदय के जरिए रखना चाहूँगा। अगर आप कंसिडर करें तो बड़ी अच्छी बात होगी। अगर आप रोजगार के नए अवसर का निर्माण इस तरह से करें कि जिससे वास्तविक रोजगार उत्पन्न करने के लिए आर्थिक तरीकों को अपनाएं, न कि ओवर टाइम आप बढ़ा रहे। जो भी इकोनॉमिक मेजर्स लेने चाहिए, जो आर्थिक मेजर्स लेने चाहिए, वो आपको लेने चाहिए। ये कृत्रिम रोजगार उत्पन्न करने के लिए कानूनी तरीकों का उपयोग आप न करें। इट्स आर्टिफिशियल थिंग। इससे आप कहीं श्रमिक जो हमारे लेबर है उनके लिए हम कल्याण उनका कर नहीं पाएंगे, उनसे उनको नुकसान होगा। हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। उस दिशा में तो कोई प्रयास हो नहीं रहे, न तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, न उसी दिशा में कोई कोशिश हो रही है। साथ साथ ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, जो कारखाने चला रहे हैं, उनको लोन भी मिले। उनकी जो तकलीफ है, उनकी जो समस्या है, उनको भी हल करने की कोशिश करनी चाहिए। निवेश या इन्वेस्टमेंट के जो शर्त है उनको बेहतर बनाएं और व्यापार करने की प्रक्रिया जो भी है सरल बना सके। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर ये करेंगे तो उससे श्रमिकों को भी फायदा होगा और उससे उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ अमेंडमेंट करने से या ओवर टाइम बढ़ाने से प्रोडक्शन नहीं बनने वाला है। लेकिन ये श्रमिकों के जो अधिकार छीनने का जो बहाना भी नहीं बनना चाहिए। और इसीलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि जनता ने आपको एक ऐतिहासिक आदेश दिया है, उसका उपयोग श्रमिकों की मदद करने के लिए करें। प्रधानमंत्री जी बात तो हर रोज कर रहे हैं, प्रो पुअर, गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके जो गरीब है, जो श्रमिक है, उनको नुकसान हो। ना कि उनको दबाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए मजबूर उनको नहीं करना चाहिए। और उन कानूनों का मजबूत वगैरह जो श्रमिकों की रक्षा की गारंटी देता है, ऐसे कानून हमें बनाने चाहिए। ना कि हम ऐसे कानून बनाएं ताकि उनकी जो सुरक्षा है वो सुरक्षा ही खतरे में आ जाए और वो परेशान हो, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन ही खत्म हो जाए जिस तरह से कानून लिए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल से ये जो सारी चीज़ें हैं उस पर सरकार को ध्यान देना होगा। न सिर्फ ऐसे अमेंडमेंट करने से या ऐसे सुधार लाने से कानून में, या जो भी राज्य सरकार या हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनके जो अधिकार है अगर हम छीन लेते हैं तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है श्रमिकों को। श्रमिकों को अगर सही मायने में फ़ायदा करना है तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, आप ऐसी सहूलियत या फैसिलिटीज़ दीजिए जो हमारे कारखाने या उद्योगपति है, और उसके साथ साथ ऐसी कल्याणकारी काम करिए। और ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो यूनियंस है, जो ट्रेड यूनियंस है, उसको आप कमज़ोर मत करिए, उनको मजबूत बनाइए ताकि वो श्रमिकों की हितों की रक्षा कर सके। ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उसके साथ साथ बाकी जो पूंजीपति उद्योगपति है उनको भी नुकसान हो या उनको कहीं तकलीफ में आ जाए, लेकिन आपको बैलेंस करना होगा दोनों के बीच में। अगर सिर्फ आप उद्योगपति या पूंजीपतियों की मदद करेंगे और जो हमारे श्रमिक है उनकी अगर सुरक्षा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत ही तकलीफ होने वाली है। और जिस दिन हमारे श्रमिक जो है वो परेशान होंगे, वो जब जो तकलीफ है उनका सामना करेंगे, उनका परिवार जो तकलीफ में आ जाएंगे, तो न तो आप उत्पादन बढ़ा पाएंगे, न तो प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। और इसको मैं समझता हूँ कि जो आप देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, उसको सशक्त करने की बात कर रहे हैं, उसे सशक्त या मजबूत नहीं होगा, उससे और कमज़ोर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार मैं मंत्री जी को कहूँगा इसके बारे में ध्यान दें। Okay. Thank you, Sri Ahmed Patel ji. Thank you very much.